इतिहास में ना कुछ विचार इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देते हैं, और कुछ कुछ इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि उन पर आज भी सदियों बाद भी बहस चलती रहती है। तो आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं, मार्क्सवाद। चलिए एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। ये दुनिया इतनी इनइक्वल क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास तो बेहिसाब दौलत और ताकत है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग हैं जो बस स्ट्रगल कर रहे हैं? यही वो सवाल था जिसने एक फिलॉसफर को, कार्ल मार्क्स को, अंदर तक बेचैन कर दिया था। तो ये हैं कार्ल मार्क्स और उनके साथ उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिद्धांत गढ़ा जिसका मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं था। नहीं, उनका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। वो दुनिया को हमेशा के लिए बदलना चाहते थे। अच्छा, मार्क्स के इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 19वीं सदी की उस दुनिया में जहां इन विचारों ने जन्म लिया था। जरा इमेजिन कीजिए, 19वीं सदी का वो दौर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर है। चारों तरफ कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही हैं और उन कारखानों के अंदर बेहद खराब हालात में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई अधिकार, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब देखिए, उस समय के कुछ समाजवादी थे जिन्हें मार्क्स ने मजाक में यूटोपियन, यानी कह लीजिए ख्याली पुलाव पकाने वाले कहा था। ये लोग बस अमीर मालिकों से दया की भीख मांगते थे। पर मार्क्स को लगा कि नहीं, ये सब काफी नहीं है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। उन्हें जरूरत महसूस हुई एक ज्यादा साइंटिफिक, एक ज्यादा कॉन्क्रीट एनालिसिस की। तो सवाल यह है कि मार्क्स ने समाज की इस इनइक्वालिटी को एनालाइज कैसे किया। उनके मुताबिक समाज को समझने की असली चाबी पॉलिटिक्स या कल्चर में नहीं है। नहीं, वो छिपी है उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। मतलब सब कुछ पैसे का खेल है। और इस आइडिया को एक नाम दिया गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और यकीन मानिए, ये उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी, एक जबरदस्त क्रांतिकारी विचार था। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो बड़े बड़े आइडियाज हैं, हमारे कानून, हमारा धर्म, हमारे विश्वास, ये सब हवा में पैदा नहीं होते, बल्कि हमारी जो भौतिक परिस्थितियां हैं, मतलब हम जीते कैसे हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं, असल में वही हमारे विचारों को शेप देती हैं। ये जो इमारत वाली एनालॉजी है ना, ये इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। मार्क्स के लिए किसी भी समाज की जो इकोनॉमी है वो उसका बेस है, एक बिल्डिंग की नींव की तरह, राइट? और उस नींव पर जो कुछ भी खड़ा है, हमारे कानून, हमारी सरकार, हमारी कल्चर, वो सब है सुपरस्ट्रक्चर, यानी ऊपर की इमारत। तो मार्क्स का तर्क सीधा सा था, अगर नींव बदल दी जाए तो पूरी की पूरी इमारत अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई, इकोनॉमी ही नींव है। पर फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास में जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं वो कैसे आते हैं? इस नींव को, इस बेस को आखिर बदलता क्या है? इसका जवाब मार्क्स के सबसे फेमस कोट्स में से एक में छिपा है। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उनके लिए हिस्ट्री का इंजन कोई महान राजा महाराजा या कोई ग्रेट आइडिया नहीं था। नहीं, असली इंजन था अमीर और गरीब के बीच, शोषित और शोषित के बीच ये जो लगातार चलने वाली लड़ाई है वो। और ये संघर्ष पूरे इतिहास में अलग अलग रूप लेता रहा है। जैसे दासता के युग में ये लड़ाई थी दास मालिकों और दासों के बीच। फिर आया सामंतवाद, तो लड़ाई होने लगी जमींदारों और किसानों के बीच। और मार्क्स के अपने समय में, यानी कैपिटलिज्म में, ये संघर्ष था दो नए वर्गों के बीच। एक तरफ बुर्जुआ, यानी वो लोग जिनके पास कारखाने और सारी पूंजी थी, और दूसरी तरफ सर्वहारा, यानी मजदूर वर्ग। तो चलिए पूंजीवाद के इस एनालिसिस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि मार्क्स के हिसाब से इस पूरे सिस्टम के दिल में वो कौन सा छिपा हुआ अन्याय था। मार्क्स का जो पूरा तर्क है वो सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर टिका है। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन उसे दिन के आखिर में मजदूरी कितनी मिलती है? सिर्फ 200 रुपए। बस इतना कि वो जिंदा रह सके और अगले दिन फिर से काम पर आ सके। तो बाकी के 800 रुपए कहाँ गए? एग्जैक्टली, यही 800 रुपए हैं सरप्लस वैल्यू। ये मजदूर की वो मेहनत है जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिला, और यही पैसा प्रॉफिट बनकर सीधा पूंजीपति की जेब में चला जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए मार्क्स ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, पूंजी मरे हुए श्रम की तरह है जो एक पिशाच, एक वैम्पायर की तरह सिर्फ जिंदा श्रम का खून चूसकर ही जिंदा रहती है। मतलब उनका मानना था कि कैपिटल तभी बढ़ सकता है जब वो लगातार मजदूरों के श्रम का शोषण करता रहे। ब्रूटल है ना? पर ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था,
इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर भी था, जिसे मार्क्स ने एलिनेशन या अलगाव कहा। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये तो अपने काम से, अपनी इंसानियत से ही पूरी तरह कट जाने की एक फीलिंग थी। मार्क्स ने कहा कि मजदूर 4 तरह से एलियनेटेड या अलग थलग महसूस करता है। पहला, वो उस चीज से ही अलग हो जाता है जो वो बना रहा है। दूसरा, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से कट जाता है जो उसके लिए बोरिंग और मीनिंगलेस हो जाता है। तीसरा, वो अपनी खुद की ह्यूमन पोटेंशियल से दूर हो जाता है। और आखिर में वो अपने साथी मजदूरों से भी अलग हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम उन्हें आपस में ही कंपीट करने पर मजबूर करता है। अब देखिए, मार्क्स ने सिर्फ कैपिटलिज्म को एनालाइज ही नहीं किया, उन्होंने इसके अंत की भविष्यवाणी भी कर दी। उनका मानना था कि इस सिस्टम के अंदर ही इसके खुद के विनाश के बीज छिपे हुए हैं। मार्क्स ने इस पूरी प्रोसेस को एक लॉजिकल, मतलब एक इनएविटेबल चेन ऑफ इवेंट्स की तरह देखा। देखिए होता क्या है, कंपटीशन के चक्कर में पूंजीपति मजदूरों को हटाकर मशीनें ले आते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा सरप्लस वैल्यू तो सिर्फ इंसान का श्रम ही पैदा करता है, राइट? तो प्रॉफिट गिरने लगता है। अब इस गिरते प्रॉफिट की भरपाई के लिए पूंजीपति मजदूरी और भी कम कर देते हैं। इससे मजदूरों की जिंदगी और बदतर हो जाती है, और आखिर में ये बढ़ता हुआ दुख, ये बढ़ती हुई तकलीफ एक क्रांति को जन्म देती है। और इस क्रांति का अल्टीमेट गोल क्या था? एक कम्युनिस्ट समाज, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई क्लास हो, ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी और ना ही कोई सरकार। पर इस यूटोपिया तक पहुंचने के लिए मार्क्स को लगता था कि एक टेम्पररी स्टेज से गुजरना पड़ेगा, और इसी को उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल नाम दिया, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। इसका मतलब बस ये था कि मजदूर वर्ग कुछ समय के लिए सत्ता अपने हाथ में लेगा, ताकि पुरानी एक्सप्लॉयटेटिव व्यवस्था के बचे कुचे हिस्सों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हाँ, ये सच है कि हिस्ट्री ठीक वैसी नहीं चली जैसी मार्क्स ने प्रेडिक्ट की थी, बिल्कुल नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका थियरी बस गायब हो गया। नहीं, वो इवॉल्व हुआ। 20वीं सदी में ना कुछ नए विचारक आए जिन्हें हम नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं, खास तौर पे फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले। उन्होंने मार्क्स के एनालिसिस को आज के ज़माने के लिए अपडेट किया। उनका तर्क था कि अब कैपिटलिज्म हमें सिर्फ फैक्ट्रियों में ही कंट्रोल नहीं करता, अब वो हमें कल्चर के जरिए कंट्रोल करता है, एड्स के जरिए, फिल्मों के जरिए, कंज्यूमरिज्म के जरिए। मतलब ये सिस्टम हमें यकीन दिलाता है कि असली खुशी अगला नया फ़ोन खरीदने में या नई गाड़ी लेने में, और नतीजा मजदूर वर्ग क्रांति करने के बारे में सोचने की बजाय इसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। और ये जो कोट है, ये इस बात को परफेक्टली कैप्चर करता है कि मार्क्सवाद कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक स्टैटिक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए जिसे बदलते हालातों के हिसाब से अडैप्ट किया जा सके। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद को एक फेल्ड प्रेडिक्शन की तरह देखने के बजाय ये सोचना ज्यादा सही होगा कि ये दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक बहुत ही पावरफुल लेंस है। एक ऐसा लेंस जो हमें आज भी हमारे समाज में मौजूद दौलत, ताकत और शोषण के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल पर बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस दुनिया में जहां गिग इकोनॉमी है, एआई और ऑटोमेशन है और इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है, क्या मार्क्स के उठाए हुए सवाल क्लास के, एक्सप्लॉयटेशन के, एलियनेशन के हमारे समाज को समझने के लिए आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने पहले थे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।